भूल भुलैया तेरी गलियां, अज़कलम फ़ायज़ा इफ्तिखार, एपिसोड 16। उसके हाथ में कान की अंदाज में शमशाद बेगम की बेजान टांग पे मुतहर्रिक थे और बेतासुर निगाहें सामने टीवी स्क्रीन पे जमी थी, जैसे उस वक्त उससे अच्छा मंजर देखने के लायक ही ना हो, जबकि उसकी टीवी में अदम तवज्जुही सब पे वाजिया थी। शमशाद खामोश होंठों मगर बोलती आंखों के साथ मुसलसल उसे तक रही थी। उसकी गतली आंखों में कोई एक तहरीर नहीं थी, मगर मुनज़्ज़ा उनमें से किसी एक तहरीर को भी पढ़ने पे आमादा न थी। वो किसी मामूल की तरह दिन में कई बार उस कमरे में आती, कभी उसको दलिया खिलाने, कभी चाय पिलाने, कभी सूप पिलाने, कभी कपड़े बदलवाने, कंगा करके चोटी भी बना देती, हफ्ते में एक आध बार नहला भी देती, मगर ये सारे मामलात जैसे वो किसी रोबोट की मानिद अदा करती, उसकी जानिब देखने से भी गुरेज करते हुए। और शमशाद बेगम, जिसकी आवाज़ की गूंज से मोहल्ला थर्रा उठता था और जो पिछले 3 साढ़े 3 सालों से ना सिर्फ एक लफ्ज़ बोलने तक बल्कि अपने जिस्म के दाएं हिस्से को हरकत देने से भी माजूर थी, वो सिर्फ एक बार पूरी शिद्दत से बोलना चाहती थी, मुनज़्ज़ा को इतना कहने के लिए कि वो उसे देख तो ले, उसकी आंखों में झांक तो ले, मगर मुनज़्ज़ा सब कुछ करने पे तैयार थी, सिर्फ इसी एक बात के लिए नहीं। मैं कभी मुआफ़ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मेरी बेटी मुझसे दूर ही नहीं हुई, पराई भी हुई है। उसने पलटकर इतने सालों में एक बार मुझे नहीं पूछा। शायद नफ़रत करती है मुझसे, और इन सब की ज़िम्मेदार जो है उसको मुआफ़ करना कितना मुश्किल काम है। ये मैं नहीं कर सकती। खौफे खुदा से, लरज़ के या नवीद मुराद से अपने ताल्लुक़ का लिहाज करते हुए मैं उसकी माँ की खिदमत तो कर सकती हूँ, मगर मुआफ़ नहीं। वाश बेसन में हाथ धोते हुए वो यही सोच रही थी जब उसे वशमा की आवाज़ सुनाई दी। मामा, मामा कहाँ हैं आप? शायद वो उसे ढूंढते हुए दादी के कमरे तक आई थी। मुनज़्ज़ा ने दरजीदा नज़रों से शमशाद बेगम को देखा, जो बड़ी तरसी हुई नज़रों से पोती को देख रही थी। उस पोती को जो खड़ी तो उसके सामने थी, उसी के कमरे में, मगर उसने एक बार भी दादी पे तवज्जो नहीं दी थी। कॉलेज से आने के बाद वो सारे दिन की रुदाद जब तक मुनज़्ज़ा को सुना ना डालती थी, उसे गोया चैन न पड़ता था। शमशाद बेगम की प्यास देखकर मुनज़्ज़ा के दिल में जैसे सुकून सा उतरा। उसने एक बार भी वशमा को टोक कर दादी का हालचाल पूछने का ख्याल ना दिलाया, और वो क्यों दिलाती? यही तो उसकी ख्वाहिश थी, यही तो उसका हासिल था। 15 साल का हासिल। आज तुम्हारी पसंद का खाना बना है। कब मेरी पसंद का नहीं बनता? वो नाज से मुस्कुराई और बाजू उसके गले में डाल दिए। कल मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को घर बुलाया है, सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलवाने के लिए। अच्छा, बता दो फिर चाय के साथ क्या? दोनों बातें करती एक साथ कमरे से बाहर निकल गई, और शमशाद बेगम ने आध खुले दरवाजे से नजर आती उनकी आखिरी झलक को देखने के बाद एक सर्द आह भरी और खाली खाली नजरें दोबारा छत पे लगे पंखे पर जमा दी। उसने एक एक करके अपनी उंगलियों से बेशकीमत अंगूठियां उतारी और उन पे ऑयल ऑफ ओले का मसाज करने लगी। फिर उसने अपना चेहरा ज़रा सा ऊंचा करते हुए अपनी लंबी गर्दन का आईने में जायज़ा लिया। कहीं कोई धब्बा नज़र न आया। वो मुस्कुराई और फिर रोज़ वाटर से भीगी हुई कॉटन से आंखें थपथपाने लगी। रीना, असगर ने जमाई के लिए बाहर सा मुँह खोलते हुए उसे भी पुकारा। चल अब बस कर। उसे रीना का ज़्यादा देर आईने के सामने बैठना बर्दाश्त ना हुआ। एक वक्त वो था जब वो घंटों उसके सामने किसी दास की तरह घुटने मोड़े बैठा रहता, उसकी अदाओं और हुस्न पे कुर्बान हो जाता। दिल अब भी उसका असीर था। अब भी उसकी महज एक जुम्बिशे अबरू पर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता। लेकिन वो रूप, वो हुस्न, वो जवानी जिस पे वो फिदा हुआ था, वही सब अब खटकने लगा था। शायद इसलिए कि बरसों पहले दिमाग के सब दरवाजे और आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ दिल की मानते हुए वो जिस औरत को अपने घर और ज़िंदगी में लाया था, वो अब भी वैसी की वैसी थी, वैसी ही हसीन, वैसी ही भरपूर, उमड़ने को बेताब, छलक जाने को बेकरार, जिस्म का लोच, आंखों का सरूर, जुल्फ और रुखसार का सहर भी वही अदाएं। उमर ने जैसे उसके एक बाल तक पे कोई असर न किया था, और ख़ुद वो पैसे बनाने की मशीन में ढल चुका था। एक ऐसी मशीन जो कसरत इस्तेमाल की वजह से अब घर घर करके चल रही थी, जिसके पुर्जे घिस चुके थे। ऐसे में उसे इस औरत का सिंगार, उसका जोबन क्या राहत दिलाता, जो अब उसके बराबर खड़ी उसे सिर्फ और सिर्फ एहसास कमतरी में मुब्तला कर रही थी। और कितना वक्त लगाएगी? क्या मसला है असगर, सो क्यों नहीं जाते तुम? वो अब नाखनों से क्यूटिक्स उतार रही थी। रात के वक्त मेकअप करना ज़रूरी है? मैं मेकअप नहीं कर रही, उतार रही हूँ, वो बड़बड़ाई। तो ना थोपा कर इतना।
लगाने में भी 2 घंटे, उतारने में भी 2 घंटे। हद है जहालत की। वो तिलमिला के खड़ी हुई और उस वक्त कतई तौर पर भूल गई कि वो खुद लाहौर के शाही मोहल्ले के उस पार बने स्टेशन के पास वाले पीली दीवारों वाले स्कूल से बमुश्किल मैट्रिक कर पाई थी। इतना ही गालबन असगर ने भी पढ़ा था, मगर दोनों में फ़र्क ये था कि वो इतना पढ़ने के बाद कमाने में जुट गया। उसने खूब कमाया और एक दरमियाने दर्जे के जर्नल स्टोर को, जो उसका बाप कभी मुश्किल से बना पाया था, उसने चंद ही सालों में एक नामवर डिपार्टमेंटल स्टोर में तब्दील कर दिया। बाप की और मजहर की ज़िंदगी में ही वो उसकी दूसरी ब्रांच भी खोल चुका था और अब मुल्क भर में ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स की सबसे बड़ी चेन थी। इसके अलावा प्लाजे पे प्लाजा, पेट्रोल पंप्स, कारों का शोरूम, गर्ज जिस जिस काम में हाथ डाला वो सोने का हो गया। मगर खुद असगर भट्टी सोना बन सका ना कुंदन। वो अब भी कच्चे लोहे का खन खन करता डब खड़ब्बा डोल था। ना बोलने का सलीका, ना पहनने ओढ़ने का ढंग। खैर पहनावा तो किसी हद तक रीना ने बदल ही डाला था, मगर सलीका वो चीज़ थी जिसे वो घोल के असगर के अंदर नहीं उंडेल सकती थी। वो उसे ब्रांडेड सूट्स तो दिलवा सकती थी, मगर उन्हें पहन के बावकार अंदाज में चलना कैसे है, ये सिखाने के लिए ना उसके पास वक्त था ना बर्दाश्त, क्योंकि असगर इन मामलात में उतना ही नालायक फसड्डी शिगिर्द था जितनी तेज़ वो थी। वो भी किसी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आई थी, बल्कि असगर की निस्बत उसने तो फाकों, तंगदस्ती और मुआशी और इखलाकी पस्ती का भी सामना किया था। असगर गलियों में पला था, मामूली तालीम याफ्ता बाप और अजड माँ का बेटा था, मगर आंख खोलते ही खुशहाली ज़रूर देखी थी, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। तालीम हासिल करने और आगे बढ़ने के मौके भी बाप ने मकदूर भर फराहम कर रखे थे, जिनसे मजहर ने फ़ायदा उठाया और ना सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी में आला तालीम और अच्छी जॉब हासिल की, बल्कि अपनी शख्सियत को भी संवार लिया। मगर वो शुरू से ही तालीम के मैदान में आगे ना आ सका, इसलिए ज़माने के रंग ढंग अपनाने और नए दौर के साथ चलने की सलाहियत खुद में पैदा ना कर सका, और यही सलाहियत रीना में कूट कूट कर भरी थी। उसने गंदी, तारीक और बदनाम गलियों में परवरिश पाई थी। बाप के नाम पे उसने 13 बरस की उम्र तक 2-3 ज़माने भर के नकम्मे मर्द देखे थे, और माँ के नाम पे एक ऐसी औरत जो हमेशा उसकी सांवली रंगत, रक़्स से नाबलद होने की खामी और इकलौतेपन का मातम करती रही। उनके ख़ानदान में जिसकी जितनी ज़्यादा और जितनी खूबसूरत बेटियां होती, वही भगवान कहलाता, और इस लिहाज से उसकी माँ खुद को खासा बदनसीब समझा करती थी, जो दूसरी लड़कियों वालियों की तरह मास्टर जी के तोड़ूं और तबले वाले की ताल पर ठुमकने के सबक लेने की बजाय 4 आने किराए पे कहानियाँ ला ला के चाटती रहती थी। और यही कहानियाँ रीना के दिलो दिमाग पे हावी हो गई। वो किसी अच्छे माहौल से होती तो ये असर यकीनन मस्बत होता, मगर वक्त आते ही वो जान गई कि वो क्या है, किसकी बेटी है। उसने हकीकत पसंदी से ये तस्लीम कर लिया था कि वो कुछ भी कर ले, किसी कहानी की शहज़ादी की तरह कोई शहज़ादा उसके गले में माला डालने नहीं आएगा। मगर वो इन गंदी गलियों का ताफुन भी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने जिस हद तक हो सका खुद को पॉलिश किया। बाज़ार की रौनक वो भी बनी, रक़्स व सुरूर की महफ़िलें उसने भी सजाई, अशाक की जेबें उसने भी खाली कराई, मगर अपने इसी अफसानवी अंदाज में। वो काम वही करती थी जो उसकी माँ नानी करती आई थी, मगर उनका रंग ढंग, ज़ुबान, पहनावा वो ना अपना सकी। इसी इनफरादियत का पहले जाफ़र असीर हुआ और फिर वो ख़ुद जाफ़र की, और इस असीरी और रिहाई के खेल में जब सारा खसारा उसके दामन में आया, तब उसे पता चला कि वो ख़ुद पे कितने भी नफीस और मोतर पर्दे डाल दे, रहेगी वही नाचने वाली। तब उसने अपनी हैसियत को कैश कराया और असगर जैसे मालदार मगर शरीफ और ख़ानदानी शख्स की ज़िंदगी में आ गई, जिसमें अजाफी काबिलियत ये थी कि वो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ था और रीना के इश्क में अंधा भी। रीना ने उसकी बीवी बनने के बाद वो सब किया जो कोई भी आम ख़ानदानी शरीफजादी कर सकती थी। सास नंदू को कांटा समझा तो वो आम घराने की औरतें भी समझती ही हैं। जेठानी को निकलवाया, वो भी तवाइफ होने के नाते नहीं, एक हरीस और हासिद औरत होने के नाते। वो जो बेवा होने के बावजूद उसे खुद से ज़्यादा बाहैसियत और बाइख्तियार लगा करती थी, शायद इसलिए कि वो उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता थी, उससे ज़्यादा अच्छे ख़ानदान से थी, और जिसकी उसके ससुराल वाले भी इज़्ज़त व तकरीम करने पे मजबूर थे। हालांकि उसके सर पे तो शोहर का साया भी न था, और वो शोहर के होते हुए उसके बलबूते ज़ोर ज़बरदस्ती से भी अपनी इज़्ज़त करवाने में नाकाम रही थी, तो कैसे बर्दाश्त करती उसे। सो निकाल दिया उसे और उसकी यतीम बच्ची को। शादी के बाद उसने तवाइफ का रंग खुद पर से उतारने की भरपूर कोशिश की थी। असगर से वफ़ादार रही,
मोहब्बत उससे कर सकी या नहीं, उसे दिल से इज्जत दे सकी या नहीं, ये अलग मसला है, मगर कम से कम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में दोबारा किसी और मर्द पे नज़र न डाली। हाँ, वो जो अरसे से दिल के अंदर था, जाफ़र महमूद, उसे निकाल कर बाहर भी ना फेंक सकी। वो उसके दिल में मौजूद था, मगर मोहब्बत बरी एक याद बन के नहीं, एक फांस, एक कसक बन के। उसने असगर के बच्चे पैदा करने चाहे, बिल्कुल किसी घरेलू वफाशुआर बीवी की तरह, और ये कोशिश करते करते वो खुद भी दिल में ये हसरत पाल बैठी, माँ बनने की। एक और शरीफ ज़ादियों वाली ख्वाहिश, यानी माँ बनना। तो वाइफें भी भला माँ बनती हैं, वो सिर्फ बच्चे पैदा करती हैं। उसकी माँ ने भी उसे पैदा किया था, मगर माँ बन के पाला होता तो ज़िंदगी के इब्तदाई 21 साल उसने ठोकरों में ना गुजारे होते। शमा और उस जैसी कितनी ही औरतें थीं, बदनसीब औरतें, जो माएँ होते हुए भी बाजियाँ या आपाएँ कहलाती थी, और रीना तो सचमुच की माँ बनना चाहती थी। फिर उसने किसी अच्छी बीवी की तरह असगर की इस बात पे भी खामोशी से समझौता कर लिया कि वो बाहर का कोई बच्चा गोद लेने के बजाय मजहर की बेटी सोहा को अपना ले। उसने सोहा को खुले दिल से अपनाया, किसी माँ की तरह ही पाला। उसकी किसी फरमाइश, किसी ज़िद से ये सोचकर हाथ नहीं खींचा कि वो कौन सा उसकी सगी औलाद है। अब तो जैसे वो खुद भी भूलने लगी थी कि सोहा उस औरत की बेटी है जिससे कभी रीना ने नफरत की थी। और कितना बदलती वो खुद को, असगर को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो अब माजी की रीना उर्फ रानी नहीं है, जो 800 रुपया फ़ी डांस के हिसाब से नाइट फंक्शन किया करती थी। क्या ज़रूरी था कि वो बर्तन मांज मांज के हाथ की लकीरों में कोयले की स्याही और नाखूनों में रेत भर लेती, एड़ियाँ फट जाती, कमर के गेट साइकिल के ट्यूब के बराबर चर्बी लटकने लगती, गर्दन से गोश्त ढलक के चेहरे को बदनुमा कर देता, माथे से बाल उड़ जाते, आंखों के नीचे हल्के और होंठों के गिर्द दायरे बन जाते। तब जाके उसे यकीन आता कि हाँ, रीना ने हक अदा कर दिया बीवी होने का। वो खुद से गाफिल नहीं रहती थी, बस एक यही गिला था असगर को। हालांकि 90% शोहरों को गिला गाफिल होने का होता है कि बीवी घरदारी में मगन होकर खुद को भूल गई है। वो शायद खुद को ज़रूरत से ज़्यादा याद रखे हुए थी, जो असगर को खलता था। अब तो उसे रीना के साथ कहीं जाते हुए भी अजीब सा लगता। लोग उसे रीना का ड्राइवर समझते थे, चाहे वो कितने ही महंगे लिबास में होता। कीमती सिगरेट भी उसकी मुट्ठी में दबा के सूटा लगाने की वजह से बीड़ी का टोटा लगने लगता। अब तो मुझे सही तरह याद भी नहीं कि तेरे बालों का असल रंग क्या था। असगर ने उसे शहद रंग कांधों तक आते लहरिए बालों को टाइट बैंड में लपेटते देखा तो रश्को हसद से जले भुने लहजे में कहा, और असल रंग कोई था भी या नहीं? वो यूं ही हंसा। और मुझे कौन सा याद है कि तुम्हारे सर पे कभी बाल थे? रीना ने कौन सा उधार रखना सीखा था? थे भी कभी या नहीं? असगर अपने मुकम्मल गंजे सर पर हाथ फेर कर रह गया। कितनी बार कहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, कितना आम हो चुका है अब। मैंने नहीं लगवाने घोड़े की दुम के बाल। वो बिदका। फिर वही जहालत की बातें, पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में ये गलत इत्तला भर दी है। ठीक है, ना लगवाओ, मगर खुदा का वास्ता है वो भयानक विग भी ना लगाया करो। नीरी शर्मिंदगी। तुम्हें तो अब मेरे साथ जाने में ही शर्मिंदगी होती है, चाहे विग के साथ चाहे विग के बगैर। असगर के दिल का मलाल गोया हुआ। ये तुम्हारा अपना एहसास कमतरी है, रीना ने तनफ्फुर से कहा, जिससे तुम मर के भी नहीं निकल सकते। असगर के दिल को धचका सा लगा। कितनी आसानी से और कितनी सफाकी से वो उसके लिए लफ्ज़ मर इस्तेमाल कर गई थी। वो जिस तबके से था, वहाँ औरतों को अपने शोहर के लिए ऐसे लफ्ज़ शायद किसी से सुनने की भी सकत ना हो कि जाके खुद कहना। ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तुम्हारे साथ मगज़मारी करते हुए। इतने साल तो इंसान किसी जानवर को सुधा ले तो वो इंसान की तरह 2 पैरों पर चलना सीख ले, मगर उसने सर झटका और ज़ोर ज़ोर से गर्दन पे मॉइस्चराइज़र का मसाज करने लगी। असगर दुख से उसे तकता रह गया। ये वही थी जिसने उसे असगर जी कह के सर आंखों पर बिठाया था। उसने एक ठंडी सांस भरी और सिगरेट सुलगाने लगा। टेरेस पे जाके सिगरेट पियो, ये भी तुम्हें रोज़ बताना होगा। मेरा घर है, जहाँ मेरा दिल चाहेगा पीऊँगा, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वो भी बिलाखिर भड़क उठा। ठीक है। खिलाफ तवक्को वो आराम से उठी। ठीक ही तो है, तुम्हारा घर है। वो उसके मुकाबिला खड़ी हुई। तो संभालो अपने इस घर को, बस इसमें से वो सब निकाल कर मुझे वापस दे दो जो मेरा है। तुम्हारा? हाँ, मेरा। ये ज़िंदगी जो इन दीवारों में नज़र आ रही है मेरी दी हुई है, वरना क्या था यहाँ सिवाय तुम्हारी माँ के कोसने और बद्दुआओं के, तुम्हारी पागल बहन की चीखों पुकार के और तुम्हारी बेवा भाभी के मातम के। ये रंग जो बिखरे हुए हैं मेरे हैं, वरना कुत्ते लौटते थे तुम्हारे इस बंगले के भाएं भाएं करते खाली कमरों में।
जिन औरतों को बालों में ढंग से मांग तक ना निकालनी आती हो वो क्या संवारेगी घर। अगर ये तुम्हारा घर है असगर, तो इसे वैसा ही बना लो जैसा ये मेरे आने से पहले था, उजड़ा हुआ, बेरंगो बेकशिश। और तुम्हें पता है ऐसा करने के बाद तुम खुद भी एक दिन यहाँ नहीं रह सकोगे, क्योंकि तुम भी इसी लाइफस्टाइल को देखने के आदी हो गए हो। बेशक इस लाइफस्टाइल को बरतने के तुम ना आदी हुए हो, ना तुम्हारी कभी ये औकात हो सकती है, मगर देखने के आदी तो हो ही गए हो। तुम्हारे दिन रात की रूटीन इसी सिस्टम की मोहताज हो चुकी है, जो सिस्टम मैंने इस घर में राइज किया है। वरना क्या था, यहाँ डाइनिंग टेबल पे गर्द जमी रहती और रोटी पे सालन डाल के खाया जाता। ड्राइंग रूम में हजारों लाखों का फर्नीचर पड़ा सर रहा होता और सारा खानदान आलती पालती मारे धूप सेक रहा होता। उसने कंबल को एक झटका दिया और लेटकर करवट बदल ली। असगर के पास कहने को कुछ ना था। चाहे 10-15 मिनट बाद लाना, रीना ने ग्रेप फ्रूट जूस के सिप लेते हुए मुलाजमा से कहा। लेकिन मेरा नाश्ता अभी और इसी वक्त। सोहा साथ वाली चेयर पे धप से आके बैठी थी। तुम घर पे हो? रीना ने उसे ताज्जुब से देखा। कॉलेज नहीं गई आज फिर? खफ की जितलाते लहजे में कहा। आंख ही नहीं खुली, लापरवाही से कहते हुए उसने माँ के सामने रखा अखबार उठाया और किसी होलनाक सी हेडलाइन पे एक नज़र डालते ही बुरा सा मुंह बनाते हुए परे खिसका दी। रात को देर से सोने की आदत कब छोड़ोगी तुम? क्या करूँ मामा, नींद ही नहीं आती। नाश्ता। बात के अख्ताम पे उसने एक बार सदा दी। जूस बनवाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं मामा प्लीज़, सोहा ने नाक चढ़ाई। मुझे तो ऑमलेट पराठा ही चाहिए, बचपन की आदत है, इसके बगैर नाश्ता नाश्ता लगता ही नहीं। वो रीना के एहसासात की परवाह किए बगैर अपनी धुन में कह रही थी और रीना के चेहरे पे एक रंग सा आके गुजर गया। वो कितना ही चाहती सोहा के माजी से उसके बचपन को खुरच कर नहीं फेंक सकती थी, माँ की घुट्टी में डाली आदतें नहीं बदल सकती थी। बड़ी दिक्कत के साथ मुस्कुराते हुए उसने सर हिलाया। अच्छी बात है, वैसे भी एक नाश्ता ही तो ढंग का करती हो, इसके अलावा सारा दिन कुछ खाने पीने का होश नहीं होता तुम्हें। नाश्ता आ गया था और वो रग़बत से पराठे और आमलेट से इंसाफ करने लगी। फिर अचानक उसे ख्याल आया, चाचू चले गए। रीना चाची होके भी अब मामा थी। वजह उसका अदम तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास था जो उसे हिसार में लिए रहता था, और असगर बाप की जगह पे होने के बावजूद चाचू ही रहा, क्योंकि उसे कोई अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं था। सोहा उसका खून थी और ये बात उसे साबित करने के लिए उसे किसी और रिश्ते का नाम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। आप कहीं जा रही हैं? रीना ने किसी ख्याल में गुम मुख्तसर जवाब दिया। मैं भी। उसने बाकी का पराठा ऑमलेट लपेट कर रोल बना लिया। कहाँ? और नाश्ता तो सुकून से कर लो, रीना ने टोका। रास्ते में कर लूँगी। सुनो तो सोहा, कहाँ तक जाना है? दूर जाना है तो ड्राइवर को ले लो, अकेले मत जाना। वो ये ना कह सकी खुद ड्राइव ना करना, क्योंकि सोहा जब भी कार लेकर निकलती ज़रूर ही कहीं ना कहीं मार के आती थी। इसके बावजूद वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसकी ड्राइविंग को बुरा कहा जाए। प्लीज़ मामा। वो किसी हदायत को खातिर में लाने वाली नहीं थी। रीना ने सर झटका और जूस पीने लगी। सोहा की ऐसी खुदसरी और मनमानियों की वो आदी हो चुकी थी, और सोहा को उनका आदी उसने खुद ही तो बनाया था। आतिफ का कॉन्सर्ट हो रहा है पीसी भोरबन में। अल्लाह, लाहौर में कब होगा? पिछले साल जब हुआ था उसी दिन मेरी सिस्टर की शादी थी, मिस हो गया। च्विंगम की जगाली करती उस पोनी टेल वाली दुबली पतली सी लड़की ने मायूसी और दिल गिरफ्तगी से कहा। मुझे अभी तक इतना अफसोस है कि बता नहीं सकती। हालांकि चॉइस मेरी अपनी थी कि कॉन्सर्ट पे नहीं जाना और वो स्टूपिड सा वलीमा अटेंड करना है। अगर मेरी सिस्टर की मैरिड लाइफ 1 साल भी चल जाती तो शायद ये कॉन्सर्ट मिस होने का इतना अफसोस ना होता मुझे। इस बात पे उन तीनों लड़कियों ने खुल के कहा लगाया। इससे तो अच्छा था मैं आतिफ का लाइव कॉन्सर्ट ही देख लेती तुम लोगों के साथ। और क्या, मिल के हल्ला गुल्ला करने, लाइफ एंजॉय करने के मौके तो कम मिलते हैं। ज़रा से बल की फिगर वाली बेतहाशा गोरी रंगत की शिबा ने कटीला सा इजाफा किया। स्पेशली तुम्हारी फैमिली में। फिर से कुल करती हंसी बिखर गई। च्विंगम चबाती पोनी टेल वाली सबिका के मुंह में च्विंगम की गर्दिश ज़रा की ज़रा थमी। फिर वो खिसियाने से अंदाज में हंस पड़ी। उसकी फैमिली में शादियों का रिकॉर्ड वाकई काबिल रश्क था। 2 से कम किसी की नहीं थी, बाज़ 3 और 4 तक चले गए थे। हॉलीवुड स्टार्स को मात दे दी तुम लोगों ने। सामली स्लोनी क्यामत से सरापे वाली दिया ने लुकमा दिया। हंसते हुए उसकी छोटी सी खुशनुमा नाक के ऐन दरमियान फंसी चांदी की नथनी लश्कारे मार रही थी। सोहा नहीं आई अभी तक? सबिका ने मौजू बदलना चाहा। सो रही होगी।
दिया ने क्यास किया। यार मैं आतिफ के कॉन्सर्ट की बात कर रही थी। शीबा ने ठनकते हुए सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। मेरी कज़न है इस्लामाबाद में, उसने बताया है वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी वीकेंड पे निकल रही है बोरबन के लिए। इस्लामाबाद वालों के ऐश हैं यार, घंटे घंटे की ड्राइव पे कैसे ज़बरदस्त डेटिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ आ जाके वही होटल्स और रेस्टोरेंट। गेस्ट हाउस ट्राई किया कभी? दिया ने मुस्कुराती आंखों के साथ पूछा। उसे नित नए तजर्बे करने का शौक था। ओ नो, इट्स सो लो स्टैंडर्ड। सबिका ने नाक मुंह चढ़ाई। वैसे भी वहाँ पर ऐसे वैसे लोग जाते हैं और पुलिस रेड भी होती रहती है। शीबा ने उनकी मालूमात में इजाफा किया। तुम्हें खासा शौक है ऐसे एडवेंचर्स करने का, बट बी केयरफुल, ऐसे किसी रेड में पकड़ी गई तो। उसने हाथ से ऊपर उठ जाने का इशारा किया। कम ऑन यार, एक तो इस कंट्री में इंसान अपनी मर्जी से लाइफ भी इंजॉय नहीं कर सकता। मैं तो कभी भी यहाँ ना रहूँ अगर मेरे पास चॉइस हो। लो, सोहा भी आ गई। शीबा ने उसे गाड़ी पार्क करने के बाद हाथ हिलाते हुए यहीं आते देखा तो जवाबन हाथ हिलाया। हाय। वो नज़दीक आते ही उन तीनों के गाल से गाल मस करते हुए मिलने लगी। इतनी लेट? इतनी नहीं, सिर्फ 1 घंटा यार। समथिंग फ्रेश। उसने दिया का शोल्डर बैग उठा के अपनी गोद में रख दिया और हाथ मार के उसी की तलाशी लेने लगी। हाँ, आतिफ का कॉन्सर्ट। डैम इट, इसमें फ्रेश क्या है? आखिर उसने अपनी मतलूबा चीज़ दिया के बैग से बरामद कर ही ली। सिगरेट केस और लाइटर। कम ऑन शीबा, अब ये टीनेजर्स वाली एक्साइटमेंट छोड़ दो इन पॉप स्टार्स के लिए। और क्या, इंसान ब्रेड पिट के पीछे मरे तो बात भी है। बदेसी चीज़ों के पीछे जान छिड़कने वाली दिया ने कहा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम स्टिल इन माई टीनेज, इसलिए मैं टीनेजर्स की तरह ही बिहेव करूंगी। शीबा ने तेज लहजे में कहा। फंसी रहो तुम इसी टीनेज में, मैं तो दिन गिन गिन कर गुजार रही हूँ कि कब इस सिली पीरियड से निकलूंगी। सोहा ने सिगरेट का कष्ट लगा के धुआं अपने अंदर उतारा। क्यों, ड्रिंक परमिट बनवाना है? सबिका ने आंख मीचते हुए कहकहा लगाया। शट अप। सोहा ने उसकी कमर में धमोका जड़ा। बताओ ना यार, चल रही हो फिर मेरे साथ बोरबन? शीबा अब तक वहीं अटकी थी। बोरबन? सो बोरिंग यार, न्यूली मैरिड कपल हैं क्या हम? सोहा ने धुआं उगला। यार वहाँ आतिफ। इसके आगे वो एक लफ्ज़ न कह सकी क्योंकि सबिका ने अपना हाथ उसके होंठों पर जोर से जमा दिया था और दिया उसे गुदगुदा रही थी। अब दोबारा उस ढीली टाई वाली का नाम लिया तो इससे बुरा होगा तुम्हारे साथ। सोहा ने हंसते हुए वार्निंग दी। लोग तो अच्छे हैं, लड़का भी खुश शक्ल और तालीम याफ्ता है। मदीहा ने सुबह नाश्ते की टेबल पे बगैर किसी को मुखातिब किए कहा, मगर जिसे सुनाया था उस तक पहुंच गया। जाफर ने एक नज़र तहरीम के झुके हुए सर पर डाली जिसके तासुरात वो भांप न पाया। मगर एक आध मुलाकात में क्या पता चलता है किसी का। तहरीम ने फ़ौरन सर उठा के बाप को देखा, उसकी नज़रों में ताईद झलक रही थी। खैर, पता तो बाज़-औक़ात सारी उम्र साथ गुजार के भी नहीं चलता। मदीहा के लहजे में तपिश थी। जाफर ने बेहद नागवारी से उसके चेहरे को देखा, जो हसीन और दिलकश तो कभी भी न रहा था, मगर अब हसद, शक और तंज के मुस्तकिल असरात ने जैसे उसके सारे नकूश मस्ख करके रख दिए थे। इतनी अच्छी फैमिली है, हमारी तहरीम खुश रहेगी वहाँ। एक बार तहरीम से भी पूछ लो। पता नहीं कैसे जाफर ने उसके झुके हुए चेहरे पर नागवारी के तासुरात जांच लिए और कहा, इससे क्या पूछना? मदीहा ने लापरवाही से कहा। ये इसका हक है और ये हक इस्तेमाल करना तब अच्छा लगता है जब सामने 2-3 ऑप्शंस हों। अगर होते कोई 2-4 रिश्ते तब मैं इसके सामने रखती और पूछती कि बताओ इनमें से कौन सा तुम्हें बेहतर लगता है। लेकिन इस 1.5 साल के अरसे में दूसरा तो रिश्ता आया है, इसमें वो क्या नुक्स निकालेगी? और आप भी ज़्यादा मीन मेख ना निकालिएगा, आजकल अच्छी भली लड़कियों की शादी भी। तहरीम को एक झटके से उठता देख के मदीहा चुप हो गई। वो नाश्ता जूं का तूं छोड़ के चली गई थी। मदीहा को मलाल सा हुआ। तुम कभी ना बदलना मदीहा। जाफर भी गुस्से से खड़ा हो गया। आपको तो मौका चाहिए मेरे खिलाफ कुछ कहने का। मेरे साथ साथ तुम मेरी बेटियों को भी अपनी कम अकली की लपेट में ले रही हो। दिल दुखाया है तुमने उसका। अपनी बेटी का दिल दुखा है तो चोट लगी है ना जाफर महमूद साहब? मदीहा ने उस पर एक तीखी से नज़र डाली। ऐसे ही आपने भी कितने ही दिल दुखाए होंगे, वो भी किसी की बेटियां। जस्ट शट अप, वो धाड़ा था। मामा प्लीज़ आप मना कर दें उन लोगों को।
जाफ़र से झड़प होने के बाद मदीहा ने किया वही जिसका जाफ़र ने उसे मशवरा दिया था और जिसे आदत के मुताबिक उसने झुटलाया भी था, मगर उसे शदीद धचका लगा जब तहरीम ने झिझकते हुए अपना फ़ैसला सुनाया। मगर क्यों? कोई वजह भी तो हो। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि तहरीम किसी और को पसंद कर सकती है। वजह? तहरीम ने कुछ कहने की कोशिश की मगर फिर लब दबा लिए। माँ ने वजह पूछी थी, उसके पसंद नापसंद नहीं। हाँ, अगर सवाल कुछ और होता तो शायद वहीद का नाम लेने में आसानी होती। देखो तहरीम बेटा, अपने पापा के फरमूदात पे कान न धरो। उन्हें ऐसे ही दूसरों में कीड़े निकालने का शौक है। वो लोग अजनबी नहीं है, मिसेस खुर्शीद के पुराने जानने वाले हैं और मिसेस खुर्शीद मेरी दोस्त हैं। वो देखभाल के छान पटक के ही कोई रिश्ता मेरी बेटी के लिए भेजेगी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो और मुतमिन होकर हाँ कह दो। नहीं मामा, मेरा दिल नहीं मानता। वो बेचैनी से अपनी उंगलियां मसल रही थी। क्यों, बात क्या है तहरीम? किसी ने कुछ कहा? मेहमानों में से किसी ने? अभी जिन लोगों की जानिब से वो बेटी को तसल्लियां दे रही थी उन्हीं की जानिब से मशकूक हो गई। उसे यूं ही शक सा गुजरा कि कहीं आने वाले मेहमानों ने तहरीम को कोई ऐसे रिमार्क्स तो नहीं दिए जो उसकी दिल आज़ारी का सबब बन गए हों। मुझे बताओ, मैं अभी फ़ोन करके पूछती हूँ मिसेस खुर्शीद से। मदीहा ने तहरीम को नई राह सुझाई। वो दरअसल वो जो खातून थी बड़े अजीब अजीब से सवाल कर रही थी। कभी पूछ रही थी मैट्रिक किस सन में किया, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, देखने में तो बड़ी सुलझी हुई लग रही थी और कैसे कुरेद कुरेद के उम्र पूछ रही थी, जैसे अपना बेटा तो अभी 22वें साल में लगा हो। अच्छा खासा 30-34 का मर्द है। कुछ देर पहले तक उसे धड़ल्ले से लड़का कहने के बाद अब वो तनफ्फुर से उसे 34 साल का मर्द बतला रही थी। उनकी बड़ी वाली बेटी भी बड़ी घुमा फिरा के बात कर रही थी। मामा, मुझे बहुत इंसल्ट फील हुई। वो ऐसे पोज कर रही थी जैसे यहाँ आके मुझ पे कोई एहसान किया हो, जैसे मैं। बस करो, मैं अभी बात करती हूँ। मेरी बेटी को कमी नहीं है ऐसे रिश्तों की। ये लोग क्या समझते हैं कि। वो गुस्से से कहती बाहर निकल गई और तहरीम ने एक सुकून भरा सांस लेकर सीने पे हाथ रखा जहाँ दिल पसलियाँ तोड़ के बाहर निकल आने को बेताब था। ओह, कितने झूठ बोलने पड़ते हैं वहीद तुम्हारे लिए। वो बेड से उठी और मोबाइल पर वहीद का नंबर मिलाते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। निदा आपी, वसी का बर्थडे आ रहा है। तो मुझे बता रही हो? निदा ने हंसी उड़ाई। वसी के बर्थडे का मुझे नहीं पता होगा क्या? मैं सोच रही थी उसे क्या गिफ्ट दूं। जिल्ले हुमा ने झिझकते हुए कहा। ये तो तुम हर साल सोचती हो। और उसने खामोशी से सर झुका लिया। मैं इस बर्थडे पे वसी को पता है क्या गिफ्ट दे रही हूँ? निदा ने अपने अगले दिन पहनने वाले सूट को इस्त्री करते हुए खुशी से बताया। उसका लहजा बुझा हुआ था। उसकी कार में स्टीरियो सिस्टम लगवा रही हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का। निदा ने ब्लॉक प्रिंट वाले दुपट्टे को खुद पे फैलाते हुए आईने में अपना अक्स देखा और हुमा ने चुपके से दराज खोल के उसमें अपना कुल असासा। उसे जो पॉकेट मनी मिलती थी उसमें से सिर्फ 1800 बचे थे। एक तो वसी के बच्चे का बर्थडे भी हमेशा महीने के आखिर में आता है। दिल की भड़ास निकालते हुए वो अपनी गलती भूल गई कि कैसे वो हमेशा उसकी बर्थडे भूल जाया करती थी और सारी पॉकेट मनी उड़ा देने के बाद इस सोच में हलकान रहा करती थी कि अब इतने से पैसों में उसे क्या गिफ्ट दे। हमेशा वो अहद करती थी कि इस बार दिसंबर में सारी की सारी पॉकेट मनी संभाल के रखनी है, मगर कभी याद नहीं रहता था। याद आता तो तब जब बर्थडे सर पे आन मौजूद होता और वो दिल महसूस के रह जाती। नतीजा यही निकलता कि वो बर्थडे पे मौजूद होती मगर हाथ खाली और मुंह सूजा हुआ। हाथ इसलिए खाली होते कि वसी के लायक कोई तोहफा ही ना नज़रों में जचता जो चंद सौ में आ जाए, जो दिल के इतने करीब हों, ज़िंदगी के लिए इतने अनमोल हों। उनके लिए तोहफा भी सबसे निराला, सबसे बेशकीमत होना चाहिए। और मुंह इसलिए सूजा होता कि रक्षंदा हमेशा उसके पैसे मांगने पे साफ इनकार कर देती। उन्हें ये चौंचले सिरे से पसंद ही ना थे। लेने हैं तो अपने लिए लो, दूसरों पे उजाड़ने का फ़ायदा। सिर्फ एक केक खाने के लिए। वो दो टोक इनकार कर देती और हुमा बल खा के रह जाती। रक्षंदा ने घर का माहौल कुछ ऐसा बना रखा था कि खुशहाली के बावजूद अखराजात उसके कंट्रोल में थे। बच्चों को लगा बंदा खर्च मिलता था और इसके अलावा पूरे महीने एक पाई तक वो देने को तैयार न थी। हाँ, उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करने में मुस्ताद थी। अभी तक बच्चियों की शॉपिंग वो खुद करती थी। अच्छा पहनना ओढ़ना रखा था। सलीका घर के कोने कोने से टपकता था, मगर बेजा असराफ और शोशा से वो एहतराज़ करती और बेटियों को भी यही सबक पढ़ाने की कोशिश की थी।
और शायद बच्चे पूरी तरह इस रंग में रंग जाते अगर नीचे परवीन और उनका बनाया खुला डुला माहौल दिल को ना लुभाता। खुली तफरी, ना सोने का ख़ास वक्त मुकर्रर, ना जागने के औकात। दिल चाहता तो पका पकाया खाना मुलाजमा को देकर सारे गाड़ी में बैठ के होटलिंग करने चले जाते। आपी, स्टीरियो सिस्टम कितने का लग रहा है? निदा ने लाइट ऑफ करके नाइट लैंप ऑन किया जब उसे अपने बेड पे लेटी जिल्ले हुमा की आवाज़ सुनाई दी। 3 तरह के थे। चाइना का तो सबसे सस्ता था मगर किसी काम का नहीं था, और तुम्हें तो पता है वसी कितना क्वालिटी कॉन्शियस है, इसलिए मैं 12,000 वाला लगवा रही हूँ। 12,000? जिल्ले हुमा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। ये निदा की सैलरी का तकरीबन 60% था। इतना महंगा? मेरे भाई से ज़्यादा तो नहीं? वो बड़े मान से मुस्कुराई। मामा को बताया तुमने? नहीं, और ख़बरदार जो तुमने बताया। निदा ने उसकी जानिब से करवट लेते हुए तंबीह की। मैं तो नहीं बताने वाली, मगर किसी को पता चल गया तो? नहीं चलेगा। मैं कौन सा पैक करके उसे केक काटते वक्त हाथ में पकड़ाऊंगी? उसकी कार में फिट कर रही हूँ, 1 दिन पहले या 1 दिन बाद में। उसने जमाई लेने के लिए बात रोकी। बड़ी नींद आ रही है। वो तकिया ठीक करते करते चौंकी। सोचा तुमने क्या दोगी? ठेंगा। वो जल गई। मामा ठीक ही तो कहती हैं, क्या ज़रूरत है गिफ्ट देने की, और वो भी ऐसे महंगे। उसकी आवाज़ भर्रा गई। तुम्हें भी मामा की तरह कंजूसी सिर्फ दूसरों को कुछ देते हुए याद आती है। निदा ने उसकी आवाज़ का भीगापन महसूस ना किया। जिल्ले हुमा दूसरी जानिब करवट लेकर चुपचाप तकिया भगोने लगी। काश मैं भी निदा आपी की तरह कोई जॉब करती होती। मेरे हाथ में भी मेरी तनख्वाह के पैसे होते जो खर्च करते हुए मैं किसी के सामने जवाब देना होती। यकदम उसे एक अछूता ख्याल आया। क्या जॉब? मगर किस लिए? और तुम्हें जॉब देगा कौन? बीएससी का रिजल्ट तक तो निकला नहीं तुम्हारा। रक्षंदा ने उसकी बात ताज्जुब से सुनने के बाद ताबड़तोड़ सवाल कर दिए, और इससे पहले कि उनमें से किसी एक का भी तसल्ली बख्श जवाब देती, चंद और सवालों का इजाफा हो गया। और तुम्हें जॉब की ज़रूरत भी क्या है? ऐसा कौन सा फारिग वक्त है जो काटे नहीं कटता? 100 काम होते हैं घर के, और कौन सी ज़रूरत है जो हम पूरी नहीं कर रहे? निदा आपी की भी तो सब ज़रूरतें पूरी हो रही थी, उन्होंने की ना जॉब। जॉब सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं की जाती, करियर बनाने के लिए भी की जाती है। निदा एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है, तुम 2nd डिवीजन में भी बीएससी क्लियर कर लो तो बड़ी बात होगी। रक्षंदा ऐसी ही सफाकाना साफगोई की आदी थी, चाहे मुकाबिल उनकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। और उसके बाद करना चाहो तो किसी आम से प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर की जॉब मिल जाएगी, 4-4.5 हज़ार वाली। क्या इसे करियर बनाना कहते हैं? लेकिन मामा। बस चुप। रक्षंदा ने अपना तकिया कलाम दोहराया। इस मामले में मज़ीद बहस नहीं होगी। मैं जॉब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर पहले तालीम फिर कुछ और अगर बोरियत से बचने के लिए या टाइम पास के लिए जॉब का सहारा तलाश कर रही हो तो कोई और एक्टिविटी तलाश करो। नीली ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, उससे कुछ सीख लो, काम आएगा। रक्षंदा ने अपने भाई की बेटी का नाम लिया। उससे क्यों सीखूं? वो जिस इंस्टीट्यूट से सीख रही है वहाँ से क्यों नहीं? दिमाग ख़राब है तुम्हारा। इस फजूल काम के लिए भाभी जैसी बेवकूफ़ औरतें बेटी को 40,000 पकड़ा सकती हैं, मैं नहीं। वाह, 40,000 देने हैं तो फजूल काम है, मुफ्त में सीखने को मिले तो काम आएगा। वो बड़बड़ाई, खुल के बोलने की हिम्मत न थी। और ममानी वो कितनी बातें सुनाएंगी कि मेरी नीली ने ये कोर्स मुफ्त में सिखाने के लिए। हाँ हाँ पता है। रक्षंदा को भी ख्याल आ गया। ठीक है, रहने दो। मामा, मेरी दोस्त की एकेडमी है वहाँ पे। उसने दोबारा मिन्नत समाजत वाली शक्ल बना के कहना चाहा, मगर रक्षंदा ने टोक दिया। दोस्त की एकेडमी? मेरा मतलब है उसके पापा की एकेडमी, 9th 10th और FA-FSC के बच्चों की ट्यूशन के लिए। मेरी 2-3 और फ्रेंड्स भी वहाँ पे आजकल पढ़ा रही हैं, सिर्फ रिज़ल्ट निकलने तक। अपना ही फ़ायदा है, स्टडी रिवाइज हो जाती है, और अंकल मुनासिब पे के साथ पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं। अच्छा, वो सोच में पड़ गई। अगर सिर्फ रिज़ल्ट निकलने तक के लिए है तो ठीक है, कर लो, मगर रिज़ल्ट आते ही तुमने ये टीचिंग वगैरह छोड़ देनी है। या तो आगे एडमिशन लेना है या फिर जिले हुमा को शहनाइयाँ सी गूंजती सुनाई दी। जरतार आंचल लहराते नजर आए और उसने बड़ी आस से पूछा,
बताएं ना मम्मा, या फिर अगर फेल हो गई तो दोबारा पेपर्स देने होंगे। वो फौरन ढीली पड़ गई। लोगों, सुना है आप बरसरे रोजगार हो गए हैं। अगली दोपहर वो एकेडमी जाने के लिए तैयार हो रही थी और जैसा कि इस मौके पे पहली पहली बार जो सबके साथ होता है वही उसके साथ भी हो रहा था। वो बेहद नर्वस थी। उस पे मुस्ताद ये कि वसी वारिद हो गया। मुबारका भाई, मुबारका। वो मेरी फ्रेंड है ना, उसके पापा, उनकी एकेडमी में उन्हें ज़रूरत थी, रिक्वेस्ट की तो मैं। वो अटक अटक के बताने लगी। रिक्वेस्ट की? वसी ने कहा रोका। ये रिक्वेस्ट की कि आओ और अपनी कारकर्दगी से मेरी एकेडमी की साख को बट्टा लगाओ, मेरे स्टूडेंट्स की लुटिया डुबो। वो कह लगाने लगा और जिल्ले हुमा आंसू पीती अंदर भागी। सबका ख्याल है इसे, एक मेरा ही नहीं, सबके लिए अच्छा है, बस मेरे लिए। वो वॉशरूम के बंद दरवाजे से लगी रो रही थी। हुमा, वैन आ गई है तुम्हारी। रक्षंदा ने दरवाजे पे दस्तक दी। वैन? वो चौंकी और जल्दी से वॉश बेसन पे लगे आईने में खुद को देखा। आंसुओं ने शक्ल को बदशक्ल बना दिया था। सारा आईलाइनर बह गया था और नाक पकोड़ा सी सुर्ख हो रही थी। वो जल्दी जल्दी मुंह पे पानी के छींटे मारने लगी। जिल्ले इलाही, निकल आइए, आपकी वैन ने हॉर्न बजा बजा के कान बोले कर दिए हैं। वो वसी था जिसकी आवाज़ सुनते ही वो नए सिरे से जल गई। आ रही हूँ। जितनी शिद्दत से अपना गुस्सा वो उस धाड़ में भर सकती थी उसने भरा और कमरे के दरवाजे के बीचों बीच खड़ा वसी मुस्कुरा उठा। अभी तो खाना भी नहीं खाया इस लड़की ने दोपहर का। रक्षंदा ने ट्रे की जानिब देखते हुए फिक्रमंदी से कहा। वसी ने ट्रे पे एक नज़र डाली। मूली पालक की भुजिया, आलू मटर का शोरबा और बस। अच्छा ही है जो नहीं खाया, वो बड़बड़ाया। सब्जियों से उसे वैसे ही चिढ़ती और ख़ास तौर पे जब सब्जी के साथ एक और सब्जी हो। दो नवाले तो ले लो। उसके निकलते ही सीढ़ियों की जानिब लपकने पे रक्षंदा जल्दी से बोली। कैंटीन से कुछ ले लूँगी, वहाँ है। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती हुमा ने जवाब दिया। लो, ये नया खर्चा। 5,000 में से आधे तो ये लड़की कैंटीन में उड़ा देगी। इसीलिए मैं जॉब के ख़िलाफ़ थी। हाथ में जितने पैसे आए लड़कियों के उतने ही ज़्यादा खर्च करने की आदत पड़ती है। हुमा के पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरते वसी ने भी मामी के ख्यालात सुने। वो नीचे बेगम शौकत जहाँ के सामने झुकी दुआ ले रही थी। ज़ुकाम है तुम्हें? उन्होंने उसकी रोई रोई आंखें देखकर पूछा। जी, और क्या कहती। तो घर बैठो, ज़रूर जाना है ज़ुकाम में। उन्होंने फ़ौरन मशवरा दिया और इस मशवरे की तायद फ़ौरन वसी की जानिब से आई। और क्या, वहाँ मासूम तालिब इल्मों में भी जरासीम फैलाओगी, बेचारों के इम्तिहान सर पे हैं। तुमसे बात नहीं कर रही मैं, वो तब के कहती बाहर निकली। लानत है मुझ पे जो मैं इसकी खातिर ये चिख चिख वाली जॉब कर रही हूँ, सिर्फ इसको गिफ्ट देने के लिए। कभी भी नहीं, मैं तो इसे ठेंगा भी नहीं दूंगी। वैन में बैठी वो कुड़ के सोचती रही और कैंटीन में बर्गर खाते हुए अस्मारा से कह रही थी। अस्मारा यार, अपने पापा से कह के मुझे एडवांस सैलरी दिलवा दो। ये प्लान वो पहले से सोचे हुए थी। जाहिर है 6 दिन बाद होने वाली बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए पूरे महीने तो तनख्वाह का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। पहली बात तो ये कि यहाँ वो मेरे पापा नहीं सर हैं, और दूसरा ये कि वो किसी भी सूरत एडवांस नहीं देंगे, ना तुम्हें ना मुझे। अच्छा, उसे कदरे मायूसी हुई। क्या फ़ायदा हुआ फिर? उसने मुंह लटका लिया। वो तो दोपहर के खाने के बाद लंबी तान के सोने की आदी थी। सोने से पहले या जागने के बाद डाइजेस्ट पढ़ने का चस्का भी था, और ये दोनों शौक बिस्तर में घुसकर पूरे किए जाते थे। अपने प्यारे बेड से जुदाई इसलिए तो नहीं बर्दाश्त की थी कि अच्छा, तुम थोड़े पैसे दे दो। उसने झट अपनी और अस्मारा की दोस्ती पे उधार की कैंची चलाना चाहिए। कितने? बर्गर का नवाला हलक से उतारते हुए उसने पूछा। 3 दे दो, 3,000। उसे फौरन बैग में हाथ मार के 100 के नोट निकालते देख के हुमा ने इजाफा किया। क्या करने हैं? तुम्हें क्या देने हैं तो दे दो। और बैग में 5,000 रखने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से 9th और 10 की लड़कियों को फिजिक्स पढ़ाई कि आंखों के सामने मुख्तलिफ चीज़ें घूम रही थी। कभी शर्ट, कभी टाई, कभी कफलिंग्स, कभी कोई अच्छी किताब। 2 घंटे तक क्लासेस लेने के बाद उसने सीधा शादमान मार्केट का रास्ता पकड़ा। वहीद, आप अपने घर में बात क्यों नहीं करते? दोनों जनास ऊपर के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में बैठे थे जब तहरीम ने वहीद से कहा। करूँगा,
वहीद ने मेन्यू कार्ड से नज़र हटाए बगैर कहा। मुझे तो लगता है जैसे आपने बात की है, मगर वो माने नहीं और आप मुझे इसलिए टाल रहे हैं कि मुझे बुरा ना लगे। वो दिल का खदशा ज़ुबान तक ले आई। ऐसी कोई बात नहीं है तहरीम, मैं सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या मुनासिब वक्त? आप इस्टेब्लिश हैं, अच्छे जॉब पे हैं, कोई ख़ास जिम्मेदारी भी आप पे नहीं, फिर इतनी देर क्यों? उसके जरा करने पे वहीद को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। देखो तहरीम, मैं कोई तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा, सीरियस हूँ, और शादी भी एक ना एक दिन तुम्हारे साथ करूँगा, लेकिन तुम्हारे अंदाज से लग रहा है जैसे तुम्हें मुझ पे शक है। ठीक है, अगर तुम्हें इस रिश्ते पे एतबार ही नहीं तो क्या फ़ायदा इतनी दूर तक आने का। वो खड़ा हो गया और तहरीम की जान पे बन आई। मेरा ये मतलब नहीं था वहीद, मैं तो, प्लीज़ आप नाराज़ ना हो। उसकी मिन्नत और आंसू भरी आंखों के आगे वहीद की खफकी हार मान गई। ओके, तुम वादा करो कि बार बार ये जिक्र करके मुझे इरिटेट नहीं करोगी। इरिटेट? वो दुख से लब कुचल के रह गई। मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं, मैं तो सिर्फ, दरअसल जब कोई प्रपोजल आता है और घर वाले मुझ पे प्रेशर डालते हैं तो तुम वो सारा प्रेशर मुझ पे डाल देती हो। वहीद ने उसकी बात मुकम्मल की। फॉर गॉड सेक तहरीम, इस रिश्ते की नज़ाकत को इन बातों से तबाह मत करो। अगर मैं किसी भी लड़की को शादी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ समझौतों से जकड़ के घर में कैद करने वाला होता तो कब की शादी कर चुका होता, जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं थी, उससे भी पहले। तहरीम ने खामोशी से गर्दन झुका ली। वाकई ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि वहीद की उम्र इस वक्त लगभग 40 के करीब थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तो इसकी वजह यह थी कि मैं ना तो ये चाहता था कि मेरी बीवी घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ मुआशी तगोदू में भी मेरा हाथ बटाए, और ना ये कि घर बैठी मेरी महदूद आमदनी का बजट बना बना के हलकान होती रहे। मैं औरत के काम करने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये काम वो सिर्फ अपनी ज़ात और शौक़ की तस्कीन के लिए, या वक्त गुजारने के लिए, या फिर अपनी आला तालीम को बरोकार लाने के लिए करे तो ठीक है, लेकिन ये मुझे गवारा नहीं कि मेरी नाअहली का ऐलान करती, मुझसे मायूस होती, वो घर से बाहर निकले अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करने के लिए। वो बोल रहा था और हमेशा की तरह तहरीम सहरज़दा सी सुन रही थी। उसके यही अछूते ख्यालात तो पसंद थे उसे। तुम खुद सोचो, किसी दूसरी औरत के लिए मेरे ये जज्बात हैं तो तुमसे तो मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत है मुझे तुमसे। तहरीम की पलकें लरसती हुई झुक गई। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ। एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता हूँ मैं तुम्हें, हर आसाइश, हर सहूलत, दुनिया जहाँ की तमाम नेमतें मैं तुम्हारे कदमों में ढेर करना चाहता हूँ। आप ही मेरे लिए काफ़ी हैं वहीद, यकीन कीजिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर वही बात, तुम्हें कुछ चाहिए हो या ना हो, बस इसे मेरी ख्वाहिश समझ लो। मैं अभी खुद को तुम्हारे काबिल नहीं पाता तहरीम। मगर, उसने कुछ और कहना चाहा, मगर वहीद ने अपना भारी हाथ उसके हाथ पे रख दिया। मेरे लिए इतना सा भी इंतज़ार नहीं कर सकती? सारी उम्र कर सकती हूँ, मगर मामा बार बार, मेरी खातिर ये मामला कुछ देर और संभाल नहीं सकती? उसने हाथ का दबाव डालते हुए फिर से बात काटी। तहरीम उसे देख के रह गई और खामोशी से सर हिला दिया। चलो अब ऑर्डर दो, एक शर्त पे। वो क्या? इस बार बिल मैं पे करूँगी। वो किस खुशी में? वहीद ने अबरू उचकाए। आप हर बार इतने महंगे रेस्टोरेंट में ले आते हैं और वहीद ने उसके लबों पर उंगली रखी। उसका रुआं रुआं लर्ज के रह गया। वो अब तो क्या, देर तक कुछ बोलने के काबिल ना रही थी। दोबारा ऐसा मत कहना, अभी मैं इतना गया गुजरा भी नहीं कि तुमसे मिलने के लिए ये एहतमाम भी ना कर सकूं। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया है। उसने जेब से एक डबिया निकाल कर खोली। उसमें नाजुक सी सोने की अंगूठी थी। आपी, आपने झूठ क्यों बोला? मदीहा को तो उसने टाल दिया था, मगर वो तकदीस थी, उसकी छोटी बहन, उसकी दोस्त, उसकी सबसे लाडली और उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली। मैं सारा वक्त आपके पास बिल्कुल साथ बैठी थी, फिर क्यों कहा मम्मा से आपने कि उन लोगों ने फ़लाँ फ़लाँ बातें की हैं? तहरीम से कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो झुंझला के ज़ोर ज़ोर से बालों में कंघा फेरने लगी। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपी। जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैंने झूठ बोला था, तो ये भी जान लो कि झूठ किस लिए बोला जाता है। जाहिर है कि मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। तो कहाँ करना चाहती हैं? तकदीस के वाज़ेह सवाल पे वो थम गई। इसका जवाब उसके पास था, वो दे भी सकती थी,
लेकिन उसके बाद जो सवाल होते उनके जवाब देने की कंडीशन में वो इसलिए नहीं थी कि वहीद से किए वादे की पाबंद थी, यानी इंतज़ार करने की। वो इंतज़ार कर सकती थी मगर उसके घर वाले नहीं। वो जानती थी कि जिस दिन मदीहा को वहीद के बारे में पता चला वो उसे घर बुलवाने के लिए ज़ोर देने पे तुल जाएगी। किसी से भी नहीं, उसने आहिस्ता से कहते हुए बालों में बल देना शुरू किए, मगर अपने सवाल पे तकदीस ने तहरीम का ठिठकना महसूस कर लिया था। वो इस जवाब पे मुतमईन नहीं हुई। आपी कोई है ना? हटो भी। वो घबरा के उसे सामने से हटाते हुए आगे निकलने लगी कि बेड पे रखे मोबाइल की बेल पे रुकी। झुककर एक नज़र फ़ोन को देखा और फिर तकदीस को, फिर आहिस्ता से उठा के कानों से लगा लिया। अच्छा, नहीं कल, ओके। और दोबारा वहीं रखकर कनखियों से तकदीस को देखती बाहर निकल गई। तकदीस बुरी तरह उलझ रही थी। कोई चीज़ थी जो उसे आगे बढ़ के कुछ करने पे उकसा रही थी। बिलाखिर वो रह न सकी और फ़ोन उठा के उसका कॉल लॉग चेक किया। 1.5 मिनट पहले आने वाली कॉल जिस नंबर से आई थी वो नंबर स्पेशल के नाम से सेव था। तुम कहाँ घूम रही हो? वसी की आवाज़ सुनकर वो करंट खा के उछली थी। तुम? उसे अपने बिल्कुल सामने पाके वो हवास बाख्ता हो गई। सच सच बताओ, तुमने जॉब एकेडमी में की है या इस गारमेंट स्टोर में सेल्स गर्ल की? वो आंखें निकाले उसे घूर रहा था। अरे वाह, मैं क्यों बनने लगी सेल्स गर्ल? तो ये ढेर क्या लगा रखा है सामने? उसने काउंटर पे फैले सामान पे नज़र डाली। मर्दाना परफ्यूम, आफ्टर शेव, टाई और कफलिंग्स, जैकेट और न जाने क्या क्या। सेल्समैन उसका मतलूबा गिफ्ट रैपर लेने गया था। जाहिर है ये सब तुम्हारे काम का तो है नहीं, और जाहिर है कि अगर मैं सेल्स गर्ल होती तो काउंटर के इस तरफ नहीं उस तरफ होती। और रहा ये सामान, तो ये तो कब से यहाँ रखा है और तुम इस ताक में हो कि मौका मिलते ही एक आध चीज़ पार कर लो। वैसे इस वक्त तो तुम्हें एकेडमी होना चाहिए था। वहीं से आ रही हूँ, ये सामने तो है, रोड के उस पार पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल साथ। मुझे कुछ लेना था इसलिए यहाँ आ गई। ओह, तो वो इत्मीनान से खड़ा था। तुम्हें क्या लेना है? वो जुज़बुस हुई। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें लेने आया हूँ। एकेडमी की पिक एंड ड्रॉप है, उसने याद दिलाया। मगर ममानी कह रही थी कि तुम 2 घंटे में फारिग हो जाया करोगी और वैन तुम्हें 1.5 घंटे इंतज़ार करवाएगी, इसलिए मैं तुम्हें ले आऊँ। चलो आओ। उसने बेहतरी इसी में जानी कि चुपचाप उसके पीछे चली आए, वरना सेल्समैन आ जाता तो सारा भांडा फूट जाता। दुकान से निकलते निकलते अचानक उसे याद आया कि पेमेंट तो वो कर चुकी थी। उसके पैरों के नीचे से हकीकतन ज़मीन खिसक गई। उसने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा और फिर साथ खड़े वसी को। 4,000 रुपये के ज़ाया हो जाने से बेहतर था कि वो उसे सच बता ही दे। भाड़ में जाए सरप्राइज़ गिफ्ट। तुम तो कह रही थी कि कुछ लेना है। उसके कुछ कहने से पहले ही वसी बोल उठा। लेना भी था या सिर्फ घूमने फिरने का शौक पूरा करने के लिए बहाना बनाया था? मैं भी सोच रहा था ज़िल्ले इलाही ने बैठकर रोटियां तोड़ने के बजाय काम करने का कैसे सोच लिया। अब पता चला कि मार्केट यहाँ से करीब है। लेकिन मैं, वो रुकी और पीछे मुड़ के देखा। स्टोर के ग्लास डोर से सेल्समैन काउंटर पे चीज़ों के साथ कुछ हैरान परेशान सा नज़र आ रहा था। अब मेरे बर्थडे का बहाना मत बना देना कि तुम्हारा गिफ्ट लेना था, क्योंकि इसकी तो तुम्हें कभी तौफीक हुई नहीं। हुमा ने चुपचाप कदम आगे की जानिब बढ़ा दिए। और ये है मेरा गिफ्ट। रिदा ने जॉकर्स वाली बड़ी सी रंगीन कागजी टोपी उसके सर पे पहनाते हुए कहा। वो 1 नंबर की पढ़ाकू थी, किताबी कीड़ा। उसी वक्त अपने कमरे से निकला करती जब ऐसी कोई गैदरिंग होती, वरना वो थी और उसकी किताबें। शर्म करो, इसने कम से कम कुछ तो दिया है। वसी ने सर को दाएं बाएं झटकते हुए टोपी के फुंदने को घुमाया और अपने ऊपर हंसते हुए हाजरी ने महफिल को गैरत दिलाई। तुम तो सबके सब बस केक ठूंसने को तैयार आ गए हो, हाली हाथ तालियां बजाते। हाथ हाली होंगे तो तालियां बजेंगी। हसन ने खाली हाथ आने का जवाब पेश किया। कितना बुरा लगेगा, तुम मोमबत्ती पे फूंके मार रहे होगे या केक पे छुरी चला रहे होगे और बैकग्राउंड में तालियों की गूंज ना हो। वैसे भी हम कब तक लाते रहे तोहफे? तुम तो केक काटते काटते थकते नहीं हो। हम तोहफे ला ला के थक गए हैं भाई। निदा ने हाथ जोड़े। अपना तोहफा वो फिलहाल सबके सामने देकर रिस्क नहीं लेना चाहती थी। रक्षंदा सबकी मौजूदगी का लिहाज किए बगैर न सिर्फ मुंह बना लेती
बल्कि शायद 2-4 कड़वी कुसीली सुना भी देती। वो वसी की बर्थडे का मज़ा किरकिरा ना करना चाहती थी, इसलिए अभी तक अपना तोहफ़ा खुफिया रखा हुआ था, बाद की बाद में देखी जाती। देख लिया नानो, आपकी ज़िद की वजह से मुझे हर साल शर्मिंदा होना पड़ता है। उसने मुड़ के शौकत जहाँ से गिला किया, जिनकी फरमाइश पे हर बार उसकी सालगिरह एहतमाम से मनाई जाती थी। हर साल यानी साल में सिर्फ एक बार, क्यों कसरे नफ्सी से काम ले रहे हो यार? हसन ने आखिरी गुब्बारा बांधते हुए कहा और स्टूल से नीचे उतर आया। चलो भाई केक काटो, किसी का इंतज़ार है। हसन ने सदा बुलंद की और ये सदा वो पिछले पौन घंटे में 7 बार बुलंद कर चुका था। अम्मी आ जाए अब। हसन ढूंढ ढांड के सबको इकट्ठा करने लगा ताकि केक कटे और वो अपना फ़र्ज़ बखूबी अदा कर सके, यानी प्लेट पे प्लेट खाली करने का। हुमा नीचे उतरो, मुंह ऊंचा करके उसे भी आवाज़ दी। वो शायद गिफ्ट पैक कर रही है, वसी ने ऐसे आस्परे लहजे में कहा कि सबकी हंसी छूट गई। हुमा की कंजूसी से वो सभी वाकिफ़ थे। रक्षंदा ने अलबत्ता नागवारी से पहलू बदला। कुछ कुछ सुनगुन थी उन्हें भी कि जब भी हुमा की कंजूसी और कफ़ायत शारी का जिक्र होता है, कलाबे उन्हीं की ज़ात से मिलाए जाते हैं। मुंह फुलाए हुमा भी नीचे उतर आई और हस्बे साबिक खाली हाथ उसे आखिरी सीढ़ी उतरते देख के सबसे पहला कहकहा वसी का छूटा था और फिर किसी वबा की तरह सारे में ही फैल गया। बेगम शौकत जहां अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाते हुए उन्हें हल्की फुल्की सरजनिश कर रही थी, कभी रक्षंदा के चेहरे के बदलते रंग देखती तो ये मुस्कुराहट फ़ौरन ही गायब हो जाती और वो बुखला के परवीन को इशारे करने लगती कि वो सबको रोके। बस, परवीन ने ऊंची आवाज़ में कहा, अब मज़ीद कोई बदतमीज़ी हुई तो खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहना पार्टी में। हाँ, मेरी लंबी उम्र के लिए नफली रोज़ा मानकर। वसी ने लुकमा दिया और पल भर को थमी हंसी की कुलकुल फिर से शुरू हो गई। इस बार भी हुमा ने उस हंसी का साथ न दिया। उसे रह रह के अपने 4000 का दुख सता रहा था और इससे भी बढ़ के ये गम कि हर बार वो रकम ना होने पे तोहफ़ा ना देने की सुबकी सहती थी और इस बार पूरे 4000 गंवा देने के बाद भी वही हाल। वसी, भैया का फ़ोन है तुम्हारे लिए। रिदा ने कार्डलेस उसकी जानिब बढ़ाया। हेलो, थैंक यू यार। नहीं, ईमान से इतनी खुशी हो रही है तुम्हारे फ़ोन की कि बता नहीं सकता। कम से कम मैं ये तो कह सकता हूँ कि मेरे बर्थडे पे किसी ने 4 पैसे तो खर्च किए, चाहे फ़ोन कॉल पे ही। हालांकि वो जानता था हर बार ऐसा ही होता है, केक कटते ही सबके छुपा छुपा के रखे गिफ्ट्स अचानक निकल आते हैं, प्यार भरे छोटे छोटे तोहफे जिनकी कीमत उनके देने वालों का खुलूस था। हेलो, हाँ अब क्लियर आ रही है आवाज़। वो ज़रा दूर चला गया। रक्षंदा के चेहरे पे बेताबी सी थी, परदेस बैठे बेटे से बात करने की भी और कॉल लंबी ना हो जाए इस फिक्र के रंग भी नुमाया थे। अम्मी, आपने वशमा को बुलाया? परवीन बेगम शौकत जहां को उनके रात के खाने से कबल खाई जाने वाली दुआ दे रही थी जब हसन ने कैमरे में रील डालते हुए सरसरी से अंदाज में कहा, नहीं भाई, ध्यान ही नहीं रहा। कमाल है, एक फ़ोन करना था बस। वो झंझलाया। सारा सरसरीपन यकदम से गायब हो गया। शौकत जहां ने गोलियां फांकते हुए पल भर को उस पर नज़र डाली और चौंक सी गई। सच्ची बात तो यह है कि भाभी उसका यहाँ ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं करती। उसकी पुप्पी का घर है, वो क्यों इतराज़ करेगी भला? बस अम्मा जान, जब से माँ किसी बेजान वजूद की तरह बिस्तर पे पड़ी है और भाई ने अपने आप के साथ घर के कुल इख्तियारात उसे सौंप दिए हैं, तब से मैंने तो ऐसे सवालों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। भाई के साथ साथ भतीजी भी उसकी मुट्ठी में है। वो जहाँ का हुक्म देगी वहाँ चली जाएगी, जहाँ से रोकेगी वहाँ नहीं जाएगी। आ जाती तो ज़रा दिल बहल जाता। हसन बड़बड़ाया। मैं लेकर आऊँ? नहीं, रहने दो। मैंने बुलावे का फ़ोन किया होता और बाद में तुम लेने जाते तो बात भी थी। अब गए तो एतराज़ होगा कि वक्त के वक्त लेने आ गए। तो हम कौन सा बाकायदा तकरीब मुनक्कद किए बैठे हैं? बच्चों के मिल बैठने का बहाना है बस। घर के लोग ही हैं और वशमा कौन सा गैर है। जाओ हसन बच्चे, ले आओ वशमा को, कि 1 घंटा बाद कट जाएगा। शौकत जहाँ ने गोया उसके दिल की बात कही और फिर अपनी बात का रद्दअमल उसके चेहरे से खोजने लगी जहाँ यकायक रोशनियाँ सी फूटने लगी थी। कैमरा रख वो तीर की तरह बाहर लपका था। अपने अंदाजे की दुरुस्ती पर वो मुस्कुरा उठी और कदरे मलूल सी बैठी परवीन की जानिब देखा। अम्मा जान, आपने ऐसे ही भेज दिया हसन को? आपको अंदाज़ा नहीं है भाभी के मौजूदा रवैये का। वो अब पुरानी मुनज़्ज़ा नहीं है। मुझे तो बड़ा खौफ महसूस होता है उससे। पता नहीं क्यों
बस अब ऐसा लगता है जैसे किसी के पास अचानक बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत से इख्तियारात आ जाएं और उसे मौका ना मिल रहा हो उनके इस्तेमाल का। सारे खदशे झटक दो परवीन और मुतमईन हो जाओ। वशमा तुम्हारा खून है। ठीक है, मुनज़्ज़ा से वाबस्तगी और लगाव की वजह से वो तुमसे इतनी नज़दीक नहीं है जितनी बच्चियां अमूमन पुफियों से हुआ करती हैं, मगर इसकी वजह मुनज़्ज़ा का अदम तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकता है। सुतीली होने के बावजूद उसने वशमा को हथेली का छाला बना के पाला। इसका एतराफ़ तो तुम भी करती हो। कहीं कोई दूसरा रिश्ता उस पर गालिब ना आ जाए, इसलिए उसने वशमा को बाकी सबसे दूर रखना चाहा होगा। लेकिन जो भी हो, एक माँ चाहे सगी हो चाहे सुतीली, बेटी को कब तक परू में छुपा के रख सकती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अधूरी सी बात की और परवीन कुछ चौंक कर उस अधूरी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। ऐसे ही अचानक वशमा हसन की बात पर हैरान रह गई। तो क्या हुआ, घर की ही तो बात है। पूरे 1.5 माह बाद देख रहा था वो उसे। फिर भी एहतियात लाजिम थी कि कहीं दिल की बेताबी निगाहों की वारफ्तगी से जाहिर ना हो जाए। फिर भी क्या था जो पुप्पो मुझे एक फ़ोन ही कर देती। मैं खुद जो लेने आ गया हूँ, फ़ोन की क्या ज़रूरत थी। वो तो ठीक है हसन भाई, लेकिन पुप्पो, खैर उनसे क्या गिला, उन्हें मैं याद थोड़ा ही रहती हूँ। उसे अपनी इकलौती पुप्पी से वही गिले थे जो पुप्पी को उससे थे, और हर दो जानिब इन शिकवों के होने की वजह मुनज़्ज़ा ही थी। वशमा, अम्मी तुम्हें इतना याद करती हैं कि एक वक्त वो था जब मुझे तुमसे हसद होने लगा था। अब नहीं होता। वो यूं ही हंस पड़ी। अब मैं खुद तुम्हें उससे बढ़ के याद करता हूँ। उसका दिल ये कह देने को बेइख्तियार हुआ, मगर उसने फ़ौरन डपट कर उसे काबू में किया और बोला, तो फ़कत ये, वो बचपन की बात थी। रहा अम्मी के फ़ोन ना करने का सवाल, तो साफ गोई से कहूँगा कि उन्हें खदशा था कि ममानी इनकार कर देंगी तुम्हें अकेले भेजने से। और ममानी को हमने इसलिए नहीं बुलाया कि ख़ानदान के किसी और बड़े को भी नहीं बुलाया, बस घर के लोग मिल के हल्ला गुल्ला कर रहे थे, और उनको बुलाने से फिर और लोगों को एतराज़ और शिकायत का मौका मिलता। बस ये थी सारी बात। तो आप क्यों आए? आपको डर नहीं था इस बात का कि मम्मा इनकार कर देंगी? हाँ, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा हो आऊँ, शायद वो मान जाए, और अगर ना भी मानेंगी तो कम से कम मैं तुमसे मिल ही आऊँ, तुम्हें देख ही लूँ। आखिरी फिक्रा कहते कहते उसकी आवाज़ बोझल सी हो गई, तो उसने फ़ौरन खुद को नॉर्मल किया। काफ़ी अरसा हो गया है ना हमें मिले हुए। हाँ ये तो है। अच्छा, मैं पूछती हूँ मम्मा से, आप चाहे। नहीं नहीं, इसका टाइम नहीं है, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे होंगे। कौन किसका इंतज़ार कर रहा है भाई? मुनज़्ज़ा सलाम फेरते ही जायनमाज़ से उठाई थी। जैसे ही मासी से पता चला कि परवीन के घर से कोई आया है और वशमा ड्राइंग रूम में उसके साथ है, तब से नमाज के दौरान भी सारा ध्यान उसी जानिब था। मम्मा, वो हसन भाई मुझे लेने के लिए आए थे, वसी का बर्थडे है आज। वसी? अच्छा अच्छा, वो तुम लोगों का कज़न, उसका बर्थडे है तो वशमा, मेरा मतलब है तुम्हारा या हसन का होता तो और बात थी। इस बात पे हसन ने बड़ी गिला अमेज नज़रों से वशमा को देखा, जैसे कह रहा हो, मैं ना कहता था। खैर कोई बात नहीं, बर्थडे चाहे तुम्हारे कज़न का हो, घर तो वशमा की पुप्पो का है, वो जब चाहे वहाँ जा सकती है। ख़ास तौर पे तुम लेने आए हो तो मैं इनकार तो नहीं कर सकती। जाओ वशमा, तैयार हो जाओ। अब जिताती नज़रों से हसन को देखने की बारी वशमा की थी। फिर उसने बड़े मान और फ़ख्र भरे अंदाज में मुनज़्ज़ा के गले में बाजू डाले। ओके मामा, आप बोर तो नहीं होंगी अकेली? आज पापा भी देर से आएंगे। नहीं होती, तुम हो आओ, फिर देर तक बातें करेंगे। सुबह तुम्हारी कॉलेज से छुट्टी है ना? और हसन, इसे टाइम पे छोड़ने आ जाना, या मैं इसके पापा को फ़ोन कर दूँ, वो लेने आ जाएं। नहीं, मैं आ जाऊँगा। वो अभी तक वशमा के सामने अपने ख्याल के इजहार पर शर्मसार था। और परवीन से कहना मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने भतीजी को याद रखा। देखो कैसे खिल सी गई है वशमा। ऐसे ही कभी कभी अपने घर बार की मसरूफियत से वक्त निकाल के मिलने आ जाया करे उससे। रिश्ते बांधे रखने के लिए मिलना जुलना भी ज़रूरी होता है। वो मुस्कुरा के कहती वहाँ से जाने लगी। हसन मुजरिम सा बना खड़ा था, जैसे माँ के हफ्तों यहाँ फ़ोन ना करने और महीनों इधर का रुख ना करने का सबब वही हो। देखा, कोई मना किया मेरी मम्मा ने? वो इतरा के पूछ रही थी। और मुनज़्ज़ा मना कर भी कैसे सकती थी? उसने हसन से मिलने के लिए आते हुए उसका अपने बारे में कायम किया अंदाज़ा सुन जो लिया था। ना सुना होता तो शायद वो वही करती, यानी वशमा को वहाँ भेजने से सख्ती से इनकार और 2-4 तंजिया पैगाम परवीन के लिए। मगर वो इस मनफी ख्याल को पुख्ता नहीं करना चाहती थी जो हसन दानिस्ता नादानिस्ता उसके जहन में भर रहा था।
उसने ज़िंदगी में सब कुछ हारा था, मोहब्बत, खून के रिश्ते, औलाद। जीता था तो बस एक वशमा का दिल, और इस जीत को वो किसी भी तरह कायम रखना चाहती थी। ज़रा सी लग्जिश के हाथों वो अपनी मफतूह चीज़ कैसे हाथ से जाने देती। आप ये पढ़ते हैं? उसने बड़ी हैरत से डैशबोर्ड में रखी तुलुए इश्क और शाहिद को निकालते हुए पूछा। हाँ, अक्सर। वो ड्राइविंग के दौरान मुसलसल उसके सभी और मासूम चेहरे के खदोगाल हिफ्स कर रहा था। गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए? उसके कमाल सादगी से किए सवाल पे वो जी भर के हंसा। नहीं भाई, अपने कमरे में रात के वक्त। ये गाड़ी में इसलिए है कि कल खरीदी थी और घर ले जाना भूल गया, यहीं पड़ी रह गई। तुम्हें है कोई शौक पढ़ने का? नहीं, उसने नाक चढ़ाई। कोर्स की बुक्स से ही टाइम नहीं मिलता। वैसे भी मेरी समझ में शायरी तो आती ही नहीं, ऐसी मुश्किल मुश्किल बातें होती हैं। आसान सी चीज़ सुनाऊं तुम्हें? पता नहीं क्यों आज दिल इतना हाथों से निकला जा रहा था, वरना उसकी वशमा से चाहत बड़ी कदीम थी। कोई नया नवेला जज्बा न था जो अपना आप दिखाने को बेचैन होता। कितने अरसे से सींध सींध के रखता आ रहा था अपने जज्बों को, फिर शायद आज उसके इतना करीब होने का असर था जो वो खुलने पे आमादा नजर आ रहा था। खुशबू है, धनक है, चांदनी है, वो अच्छे दिनों की शायरी है। भीगे हुए फूल हर्फ उसके रिमझिम की जुबान में बोलती है। बातों में थकन है शाम जैसी, लहजे में सहर की ताजगी है। ये उसकी सदा का बोलपन है या शमाए सुखन पिघल रही है। चेहरे पे हया का रूप जैसे दरिया में शफक सी घुल गई है। आंखों में गुलाब खिल रहे हैं, क्या जाने वो कब से जागती है। बरसा है खुमार चांदनी का या उसकी जबी दमक उठी है। क्या जाने वो कैसे मुस्कुराई, हीरे से किरण सी छन पड़ी है। चेहरे पे बिखर के जुल्फ उसकी सूरज से खराज मांगती है। पल भर को सिर गया जो आंचल कलियों की तरह सिमट गई है। परवाह ही नहीं है उसे किसी की, अपने से वो कितनी अजनबी है। आईना ही देखता होगा उसको, आईना कहाँ वो देखती है। हसन आंखों की पुतलियों में उसका पैकर समोए एक जज़ब के से आलम में पड़ता जा रहा था। कैंपस की सुनसान खाली सड़क पे गाड़ी सुबह खरामी से रवां थी। वो किसी मामूल की तरह सामने तकता ड्राइविंग कर रहा था, वरना निगाह में तो वही तरह तरह के रंग बदल के आ रही थी। कभी स्पीड ब्रेकर से गुजरते हुए हल्का सा झटका खाया तो इस शहर के आलम से निकला, और ख़ुद को दिल ही दिल में सरजनिश करते हुए उसने साथ बैठी वशमा को गर्दन मोड़ के देखना चाहा। उसका ख्याल था जो यकीनन इस तवील गज़ल पे बुरे बुरे मुंह बना रही होगी, मगर वो तो सीट से सर टिकाए बेसुध सो रही थी। हसन बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। वशमा के चेहरे को छूती बुरे बालों की रेशमी लिट को हटाने के लिए उसका हाथ आगे बढ़ा, फिर रुक गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने दोबारा से ध्यान ड्राइविंग की जानिब लगाना चाहा। मेरी जान, परवीन ने जिस वालहाना अंदाज में उसे साथ लिपटा के माथे पे प्यार किया, वो फिर से डामाडोल होने लगी। मुनज़्ज़ा के पढ़ाए सबक जहन से महफ होने लगे। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी सूरत निकली है। शौकत जहाँ ने सर पे हाथ फेरते हुए तबसरा किया तो वो कुछ और भी गुलाबी सी हो गई। शुरू से ही ऐसी है, ज़रा सी किसी ने तारीफ की, इधर ये बैर बूटी बन गई। परवीन ने हंसते हुए कहा, और रक्षंदा बेचैनी से पहलू बदलते हुए अपनी बेटियों को देखने लगी, जो तीनों वशमा के आने से मानित पड़ती नजर आ रही थी। निदा पे बढ़ती उम्र के असरात अब वाजिया होने लगे थे। रिदा का रंग तो सांवला था ही, ऊपर से पढ़ पढ़ के मोटा सा चश्मा भी लगा लिया था। जिल्ले हुमा शक्ल सूरत की अच्छी थी, कद काट भी मुनासिब था, मगर इस वक्त ऐसा बुरा मुंह बना के बैठी थी कि एक के बाद दूसरी नज़र डालने को दिल ना करे। उन्हें ख्वामखा हुमा पे गुस्सा आने लगा। दिल चाहा उठ के जाए और सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसे रख के 2 तमाचे लगाए। वसी क्या मायूस होकर सो गया है? हसन ने उसे गैर हाजिर पाके पूछा। वसी को नींद बहुत आती थी और रात को जल्दी सोने की आदत भी थी। तोहफे लिए बगैर मैं सोऊंगा नहीं। वो कमरे से जमाइया लेता बरामद हुआ, फिर वशमा को देख के ठिठक गया। शायद बाकी सबकी तरह उसे भी उसके आ जाने की उम्मीद नहीं थी, बल्कि वो तो बड़बड़ाता भी रहा था कि हसन ने बेकार के आने जाने में उसकी बर्थडे का केक लटका दिया। सॉरी, मैं तोहफा नहीं ला सकी। वशमा ने उसे अपनी जानिब देखकर ये बात कहते पाया तो शर्मिंदा सी कहने लगी, हसन भाई बस खड़े खड़े लेने आए मुझे, तो तैयार होने की भी मोहलत नहीं मिली। लो, अभी इसने तैयार होना था, तैयार होकर न जाने कौन सी क़यामत ढाती। रक्षंदा ने जिलबिला के सोचा। उन्हें तो सिरे से वसी के ये चौंचले ही पसंद न थे जो उनकी सास बड़े चाव से उठाती थी
और परवीन अहमक उनके कहने पे सारा एहतमाम भी कर डालती। इतने लाडों से तो उसने अपने इकलौते बेटे को ना पाला था जिस तरह वसी ऐश कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा आना ही मेरा तोहफा है। लापरवाह लाउबाली से वसी ने रवादारी से कहते हुए केक काटने वाली छुरी उठा ली और इस सादगी से कहे गए फिक्रे ने जैसे वशमा के नुखेज जज्बों को उथल पुथल कर डाला। वसी ने फूंक मार के मोमबत्ती बुझा दी थी, मगर वशमा का चेहरा अब तक लो दे रहा था। हसन ने तालियां बजाते हुए उसे दिलचस्पी से देखा, जहां पहले से कहीं बढ़ के दनक फैली नजर आ रही थी। हेलो, दूसरी जानिब से आती गंभीर मर्दाना आवाज़ सुनकर तकदीस गड़बड़ा गई। अगरचे उसने अपने इसी अंदाजे की तस्दीक के लिए ये कॉल मिलाई थी, मगर इस अंदाजे की दुरुस्ती का इतना यकीन नहीं था, इसलिए हैरत के मारे कितनी देर कुछ बोल न सकी। तहरीम, हेलो। इस बार आवाज़ में तहय्युर ज़्यादा था, उसके हाथ कप आ गए। अब तो कुछ बोलना बिल्कुल ही महाल था। ये तो उसके ध्यान में ही नहीं था कि वो इस ख़ास नंबर पे तहरीम के फ़ोन से कॉल करेगी, तो जाहिर है दूसरी जानिब जो भी है वो उसे तहरीम ही समझेगा। उसने बौखला के कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कौन हो सकता है ये? कितनी ही देर वो सोचती रही। तहरीम से पूछना फजूल था, उसे बताना होता तो तब ही बता देती जब तकदीस ने बड़े दोस्ताना अंदाज में उससे पूछा था, आपी कोई है ना? और उसका साफ मुकर जाना ये जाहिर करता था कि वो छोटी बहन को अपने राज में शरीक करने के मूड में नहीं है। फिर कैसे पता लगाया जाए? ये आपी बिना दिल की बात किसी को बताने वाली नहीं। ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा, ना मामा पापा को पता चलेगा, ना वो कोई अमली कदम उठाएंगे। और ये स्पेशल मौसूफ जो भी हैं शायद जोर डालते होंगे आपी पे अपने घर वालों को भेजने के लिए, मगर मुझे पक्का यकीन है आप ही घबरा के मना कर देती होंगी। वही उनकी पुरानी बुज़दिली और कॉम्प्लेक्स। मगर जानना पड़ेगा कौन है ये तुरम खान जिसने आपी जैसी दब्बूसी लड़की को मोहब्बत की सरहद पे ला खड़ा किया, जहाँ बड़े बड़ों के कलेजे पानी हो जाते हैं। वो खुद ब खुद मुस्कुरा दिए। ततहीर ने मशकूक नज़रों से उसे घूरा। ये अकेले में मुस्कुराने की आदत तुम्हें कब से हुई? जब से दिल ही दिल में बातें करना शुरू की हैं। दिल ही दिल में बातें? यानी खुद कलामी और सोचते सोचते मुस्कुरा देना। ये तो खासी खतरनाक अलामात हैं। ततहीर फिक्रमंद नजर आई। फिक्र तो करनी चाहिए, मगर मेरी नहीं, किसी और की। वो मुस्कुराई। हाँ, पागलों को एक अपने अलावा सारी दुनिया ही पागल लगती है। वो किताब उठा के बाहर निकल गई और तकदीस ने एक बार फिर उस नंबर को दिल ही दिल में दोहराया। अब वो अपने सेल फोन पे ये नंबर मिलाने लगी, मगर 3 हिंद से ही दबा के उसने फ़ोन रख दिया। मैं अपना तारुफ तो छूटते ही नहीं करा सकती। वो आप ही को बताएगा और आप ही तो वाह अपनी और मेरी जान एक कर देंगी और रोना धोना मचा के। फिर नहीं, अपने नंबर से नहीं। कहीं उसने उस नंबर पर दोबारा कॉल कर ली ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ तो? और ये ख़तरा घर के नंबर से कॉल करने में भी था। इसलिए उसने सोचा शाम को मार्केट जाएगी तो पीसीओ से फ़ोन करेगी। खैरियत, आपने इस वक्त फ़ोन किया? सिराजुद्दीन के फ़ोन करने पे परवीन को इतनी हैरत नहीं थी जितना उनका अंदाज खटक रहा था। बड़ी गंभीर सी हेलो के बाद वो चुप से हो गए थे। हाँ, वो बताना था कि उनके तमहीद बांधने पे परवीन का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। मेरा दोस्त है खुर्शीद राठौर, उसका फ़ोन आया था मेरे पास। वसी आज कहीं इंटरव्यू के लिए गया था। कुछ बताते बताते जिस तरह बात बदल के ये सवाल किया गया था, इस पे परवीन झंझला उठी। मुझे क्या पता, जवान बच्चे हैं, अब हर बार कहीं आते जाते बताते थोड़ी ही हैं। वो जिस मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था वहीं खुर्शीद भी हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट है। इंटरव्यू में वो भी था। अच्छा, तो फिर आप उससे कहें ना वसी के लिए सिफारिश करे। परवीन ने बड़ी सादगी से कहा था, मगर न जाने क्यों सिराजुद्दीन भड़क उठे थे। मुझे क्या ज़रूरत है उसकी सिफारिश करने की? ये क्या कह रहे हैं आप? भांजा है वो आपका, बेटू जैसा। परवीन की समझ में उनका रवैया ना आ रहा था। कहाँ तो वसी के आगे कुछ नज़र ना आता था और कहाँ ये आलम के उसकी ज़रा सी सिफारिश कराने के मुखलसाना मशवरे पे ये रद्द-ए-अमल। बेटो जैसा, सिराजुद्दीन ने तंजिया हुनकारा भरा। ये सिफारिश कराने वाली जलालत मैं असल बेटे के लिए क्यों ना संभाल के रखूं, जिसे इस बैसाखी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बल्कि शायद वो तो इसके साथ भी 2 कदम ना चल सके। वसी को वहाँ किसी भी किस्म की सिफारिश के बगैर जो जॉब मिली है वो एक BA
बमुश्किल पास करने वाले गधे को कभी भी नहीं मिल सकती, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश ही क्यों ना ले आए। वसी को जॉब मिल गई। परवीन को कतन मलाल न था इसका, ना कोई हसद। आम हालात में, आम से अंदाज में ये खबर दी जाती तो उनके लिए खुशखबरी ही होती और वो खुल के अपनी दिली मुसरत का इजहार करती। मगर जिस तरह सिराज ने हसन की नाअहली के ताने देते हुए ये बात बताई थी, वो चाह के भी खुशी जाहिर ना कर पा रही थी। जाहिर है खुर्शीद ने यही बताने के लिए फ़ोन किया था मुझे। इतनी तारीफ़ कर रहा था वो वसी की जहानत और काबिलियत की कि जब उसने ये कहा कि मैंने अपनी मरहुमा बहन की औलाद की ऐसी तरबियत की है तो अपने बेटू को किस अंदाज में परवान चढ़ाया होगा। पानी पानी हो रहा था मैं ये सोचकर कि कहीं वो उनकी काबिलियत और तालीम के बारे में कोई सवाल ना पूछ ले। हसन के बारे में तो आप जानते ही हैं, आपकी सेहत ठीक ना होने की वजह से कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ रहा था। आपकी खातिर ही उसने तालीम अधूरी छोड़ के। और हसन, उसने किसकी खातिर ये अजीम कुर्बानी दी? वो चुप के चुप रह गई। अब तो साम सूंघना ही है तुम्हें, और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है बच्चे पढ़े या ना पढ़े। तुम्हारे पूरे ख़ानदान में किसी ने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, मगर मुझे तो हर जानिब सबकी का सामना करना पड़ता है। मेराज भाई साहब की आमदनी मुझसे कहीं कम है, मगर बेटा लाइक फाइक है, इसलिए पेट काट काट कर भी उसे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहे हैं। पता जो है इसका फल अच्छा मिलेगा। निदा गोल्ड मेडल के साथ एमएससी करते ही शहर के सबसे बड़े कॉलेज में लेक्चरार लग गई। रिदा भी, वो भी अपने ही बच्चे हैं, इस पे कुड़ने का क्या फ़ायदा। कुड़ रहा हूँ, वो धाड़े। कोड़ मगज औरत, मैं अपने ही भांजे और भतीजियों की तरक्की और लियाकत पे कुड़ रहा हूँ। मैं अपना फल खराब निकल आने पे कुड़ रहा हूँ। उन्होंने खटाक से फ़ोन रख दिया। परवीन बड़े पजमर्दा से अंदाज में पलटी। उसी वक्त शौकत जहाँ की खुशी से कामती आवाज़ सुनाई दी। परवीन, मिठाई लाओ मुंह मीठा करने के लिए। घर पे नहीं है तो फ़ोन करके मंगाओ, बल्कि जब तक चीनी ही ले आओ। ऐसी अच्छी खबर सुनने के बाद फीके मुंह नहीं बैठना चाहिए। रक्षंदा, रक्षंदा। अब वो बड़ी बहू को आवाज़ें देने लगी। परवीन जान गई थी कि वसी की जॉब वाली खुशखबरी उनको मिल गई होगी, इसीलिए वो किचन की जानिब चीनी लेने बढ़ गई। अलबत्ता रक्षंदा चूँकि बेखबर थी, इसलिए ऊपर रेलिंग से लटकी बड़े ताज्जुब से वजह पूछ रही थी। वसी को नौकरी मिली है, 35,000 से आगाज़ है और साथ में गाड़ी भी, उन्होंने फ़ख्र से बताया। मज़ीद तफसीलात जानकर शुगर पार्ट उठाती परवीन के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। जो भी था, वसी हसन और हसन के साथ साथ उन्हीं की गोद में पल के जवान हुआ था। अगर सिराजुद्दीन वक्तन फ़वक्तन एहसास न दिलाते रहते तो वो तो भूल ही जाया करती थी कि उनके 2 बेटे हैं या 3। मुबारक हो अम्मा जान, रुखशंदा ने भी खुशी का इजहार किया। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मेरे तो खुशी के मारे पैर नहीं टिक रहे ज़मीन पे। मेरा वसी, मेरी जोहरा का बेटा आज काबिल हो गया। वसी, जोहरा का बेटा? इस हकीकत से आगाह होने के बावजूद परवीन के अंदर छन से कुछ टूट गया। उन्होंने शुगर पार्ट दोबारा कैबिनेट पे पटक देने वाले अंदाज में रख दिया। तो ये थी एपिसोड नंबर 16। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस एपिसोड में पेयरिंग की कुछ समझ आने लगी है। हसन पसंद करता है वशमा को, वशमा पसंद करने लगी है अब वसी को, और ज़िल्ले हुमा भी किसको पसंद करती है? वसी को, और वसी अभी किसी को भी पसंद नहीं करता। और हाँ, एक और बात कि वसी अच्छा है। निदा को वो जिस तरह उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है, और आज मैं देख रही थी कि वो ज़िल्ले हुमा के बारे में भी उतना ही प्रोटेक्टिव है। उसको पिक एंड ड्रॉप के लिए जो है ना वो सर्विस भी दे रहा है। तो यानी वसी जो है ना वो काइंड जेंटलमैन है, तो अच्छा लड़का है। लेट्स सी अब ज़िल्ले हुमा को मिलता है वसी या फिर वशमा को मिलता है। और शमशाद बेगम को फालिज हो गया हुआ है और 3 साल से वो बिस्तर पे हैं। कुछ नहीं वो बोल पा रही, ना वो हिल पा रही हैं। मुनज़्ज़ा और जो उनकी पोती है उनको उससे कोई लगाव नहीं है। बेटा भी ज़ाहिर अब काम करता है सारा दिन, तो आके उसको भी अपनी बीवी से बहुत प्यार है और देता होगा टाइम थोड़ा बहुत, लेकिन अब ज़ाहिर है उतना टाइम नहीं देता होगा ना। शमशाद बेगम की ये एंडिंग है भाई, बीमार हो गई है शमशाद बेगम। सबक सीखना चाहिए हमें। जब हम ऐसी कोई स्टोरीज़ पढ़ते हैं ना, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम
अगर इस कैरेक्टर की तरह बिहेव करेंगे तो हमारा रिजल्ट या अंजाम जो है ना वो ये होगा। तो हमेशा इनसे सीखने को ही मिलता है मुझे तो, नॉवल से, इवन छोटी छोटी बातों से इतना कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, और हाँ, वसी की जॉब लग गई है और परवीन के बेटे उतने लाइक फाइक नहीं निकले जैसे वसी। और यार मुझे वो पेरेंट्स जहर लगते हैं जो अपने ही बच्चों में या अपने बच्चों का दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। हर कोई अलग होता है, कुछ बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, कुछ नहीं होते। उफ, तो ये जो सिराजुद्दीन है ना, ये इसका जिन नहीं उतरा अभी तक। 15 साल गुजर गए हैं, ये वैसे ही है। एनीवेज, कैसी लगी आपको ये एपिसोड मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है? तो फिर जल्द ही मिलेंगे नई एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।